गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ बिलाल अहमद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड लिमिट्स। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है जब वो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आते हैं तो उनको एक टर्म सुनने को मिलती है जो कि फ़ंक्शन। अब उनके लिए इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर वो फंक्शन को समझ लेते हैं तो थोड़ा मज़ीद आगे जाके डोमेन और रेंज को समझना उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो तो उनको समझ ही नहीं आती। लेकिन आज की ये वीडियो मेरे साथ एंड तक देखने में आपको ये फ़ायदा होगा कि फ़ंक्शन के हवाले से कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फंक्शन को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, फंक्शन का मैथमेटिक्स के अंदर क्या मकसद होता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है। अच्छा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है। फिर हम देखेंगे फ़ंक्शन के अंदर कौन कौन सी दो क्वांटिटीज़ होती हैं और उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि ये फ़ंक्शन चीज़ क्या होती है। फ़ंक्शन का ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। मैथमेटिक्स के ऊपर आने से पहले इसी फंक्शन को मैं डेली लाइफ से आपको क्लियर करता हूँ। फंक्शन हमेशा डियर स्टूडेंट याद रखना है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, या एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और एक उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई कंज्यूमर है, अच्छा वो कोई चीज़ ख़रीदता है। फ़र्ज़ कर लें कि ही वांट टू बाय अ बीफ फ्रॉम ए बॉचर शॉप। किसी गोश्त की दुकान से वो कोई बीफ ख़रीदना चाहता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उस गोश्त की कीमत कितनी है, मार्केट प्राइस क्या है उसकी। जैसे जैसे उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी तो वो जो कस्टमर है वो उसको कम खरीदेंगे। यानी अब मार्केट प्राइस, कस्टमर डिपेंड कर रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर। क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ेगी उस गोश्त की तो कस्टमर उसको कम खरीदेंगे। जैसे जैसे उसकी मार्केट प्राइस कम होगी कस्टमर उसको ज़्यादा खरीदेंगे। अब कस्टमर डिपेंड कर रहा है उस गोश्त की जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर। तो हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंज्यूमर या कस्टमर की डिमांड है ये डिपेंड करती है उस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, जो गोश्त की करंट प्राइस है। कंज्यूमर की डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो किसका फंक्शन हुई, वो फंक्शन हुई उसकी करंट प्राइस का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। अब इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है C, ये डिपेंड करता है इसके रेडियस के ऊपर। ये सरकमफेरेंस है जो इसका C, ये सर्कल के रेडियस R के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये फार्मूला हमें पता है C इज इक्वल टू 2 पाई R। यानी ये C सरकमफेरेंस है और ये सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस इस फार्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसमें ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो इसमें ये रेडियस है और ये सरकमफेरेंस है। अब हमने ये देखना है कि आया कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो कैसे है। फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है। एक रेडियस क्वांटिटी है, एक ये सरकमफेरेंस। ये दो क्वांटिटी के दरमियान इक्वलिटी पाई गई है। अब हमने देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन ये कैसे होगा ये रिलेशन, यानी अगर हम ये R की वैल्यू बढ़ाएं तो C की एक यूनिक वैल्यू आ जाए, यानी ये C डिपेंड करना चाहिए R के ऊपर, तो ये फंक्शन होगा। तब हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चेक करते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई, R की जगह 1 रख दें, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर।
तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी, इस पहले वाले आंसर से दूसरा आंसर बड़ा आएगा। तो क्या साबित होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर। तो इट मीन्स फेरेंस फंक्शन है रेडियस का। ये जो c है ये फंक्शन है इस r का। क्यों फंक्शन है इस r का, क्योंकि इस r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेडियस हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे सरकमफेरेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो ये c किसका फंक्शन है, इस रेडियस r का। इसी तरह डेली लाइफ से हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, छोटे होते थे स्कूल जाते थे तो अपने अब्बू के ऊपर डिपेंड करते थे हम, यानी अब अब्बू हमें 10 या 20 रुपए देंगे खाने के लिए, अब हम टोटली अब्बू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर अभी भी हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने फैमिली के उस मेंबर पे डिपेंड करते हैं जो कि अर्न कर रहा है, कमा रहा है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम उसका फंक्शन है। जो चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करे तो वो उसका फंक्शन होती है। जैसे सी फंक्शन है यहाँ पर आर का, पहले मैंने एग्जांपल दी कि कस्टमर और गोश्त वाली, ठीक है। अब वो कौन डिपेंड करता था, कस्टमर डिपेंड करता था किसके ऊपर, उसकी करंट प्राइस के ऊपर, यानी कस्टमर की डिमांड डिपेंड करती थी उसकी बीफ की करंट प्राइस के ऊपर। तो वो फंक्शन थी किसका, करंट प्राइस का, कंज्यूमर की डिमांड फंक्शन थी। यहाँ पर सी फंक्शन है। ये तो मैंने कुछ डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दी। आइए अब फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके मज़ीद इसकी और आगे एग्जांपल लेते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, मैथमेटिक्स के अंदर आकर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को फर्स्ट टाइम 1673 के अंदर गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज ने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, उसके बाद फिर सर आयलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया, उनके काम को भी बड़ा सराहा गया। उन्होंने इसको लिखने की नोटेशन को बयान किया कि इसको लिखा कैसे जाता है। अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो मैंने लिखा है कि द रिलेशन और क्रिस्पॉन्डेंस, the relation or correspondence in which for each value of x there exists unique value of y। क्या मतलब हुआ इसका, यानी x की हर वैल्यू के लिए y का जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक हो, वो एक ही वैल्यू दे। अभी आपको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² + 3 लिख लेते हैं। ये एक मैंने फंक्शन लिखा y = x² + 3। देखते हैं कि ये डेफिनेशन इसके ऊपर सेटिस्फैक्ट्री है या ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि ये फंक्शन है। देखें, बात को समझने की कोशिश करें। हर रिलेशन या हर एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी आए वो फंक्शन नहीं होता। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है, इसको पुट करके देखते हैं। यानी हम इसके अंदर पुट x = 1, यहाँ पर 1 रखें तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 आ जाएगा। y का एक आंसर आया। यहाँ पर हम x की जगह पे 2 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y = 2 का स्क्वायर + 3, y = 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा +3, तो y = 7। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम जो भी x की जगह पे जो भी वैल्यू रख रहे हैं y की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ पर 1 रखा x की जगह पे तो y की वैल्यू 4 आई, जबकि y की वैल्यू 7 आई, जबकि हमने x की जगह उधर 2 पुट किया। तो समझ आ रही है ना आपको मेरी बात। यानी यही डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है कि x की जो भी वैल्यू पुट करें y की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, वो एक ही आनी चाहिए। तो ये वो आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम यूँ लिख देते हैं ना इसको, यानी मैं अगर लिख देता हूँ y² = 4x, y², अब मैं क्या करता हूँ कि x की जगह पर मैं 4 पुट कर देता हूँ। तो अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 4 × 4 = 16, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा +-4।
तो क्या देखें ये ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या ऊपर वाली इक्वेशन इसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी है? बिल्कुल नहीं है। y की यूनिक वैल्यू नहीं आई, एक वैल्यू नहीं आई, y की दो वैल्यूज आ गई, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो ये फिर ये चीज़ अब हमारा फंक्शन नहीं होगा, यानी ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों रिलेशन फंक्शन हैं, यानी एक दफ़ा हमने जब x की जगह 1 पुट किया यानी ये रिलेशन फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो क्या नतीजा इससे निकलता है? इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अब मैं एक और बात बता देना, आपको बताना भूल गया कि ये जो x है ये इंडिपेंडेंट है और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इससे ये बात निकलती है, ये नतीजा निकलता है कि y डिपेंड कर रहा है इस x की वैल्यू के ऊपर, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, यानी लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब देखिए यहाँ पर y क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन निकलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यूबिक हो जाएगा तो 3 रूट निकल आएंगे, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। यानी कोई रिलेशन फंक्शन उस वक्त होगा उसका डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी लीनियर होगी, ये इससे नतीजा निकलता है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई फंक्शन की और मैंने एक दो एग्जांपल या एक दो रिलेशन लिखकर आपको बताया। आई होप कि आपको इसकी समझ अभी मज़ीद जो है आपको समझ बहुत जिसकी लग रही होगी कि ये फंक्शन क्या होता है। अभी आप ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल देख लें, मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस किया और मैंने आपको लिख के बताई और उसकी एग्जांपल भी आपको दी। अब फंक्शन की नोटेशन क्या हो सकती है? सर आयलर ने इसको बताया था कि इसकी नोटेशन क्या होती है, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ये y की इक्वल हो सकता है या x इक्वल हो सकता है f ऑफ y के ऊपर। फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ये इस तरह हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं फंक्शन की डोमेन के ऊपर कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं फंक्शंस को लेकर, और यहाँ पर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से वो क्या करते हैं कि इस टॉपिक को स्किप ही कर देते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है आप ये वीडियो देखते रहें, आपको क्लियर हो जाएगा सारा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फंक्शन की डोमेन्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन रहे, यानी जिन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा वो वैल्यूज़ उसकी डोमेन में नहीं आएंगी। एक तो ये बात याद रखनी है, अभी एग्जांपल से क्लियर करूँगा, घबराना नहीं है। दूसरी बात, जो डोमेन होती है वो फंक्शन की इनपुट्स वैल्यू होती हैं। किसकी इनपुट वैल्यू होती हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इनपुट वैल्यूज़ को डोमेन कहा जाता है। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं यहाँ पर यूँ रख लेता हूँ या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x, तो अब मैं x की जगह 1 2 0 1 2 3 जो भी पुट करूँगा तो जो आंसर आएगा अगर उस पर फंक्शन डिफाइन रहा तो वो उसकी डोमेन में आएंगी। लेकिन अब देख लें कि हर इनपुट वैल्यू, मैंने कहा है ना डोमेन, ये लिखा हुआ है कि डोमेन इनपुट वैल्यूज़ होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पर x भी है, लेकिन हम ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप x की जगह पे 0 पुट कर दें, तो ये तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है, इनफिनिट हो जाएगा फंक्शन। तो अब यहाँ पर ये 0 मतलब इसकी डोमेन में नहीं आएगा। वैसे ये एक टर्म होती है कि डोमेन इनपुट वैल्यूज़ होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, लेकिन याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, वो नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको पहले ये बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिन वैल्यूज़ के ऊपर या फंक्शन जिन वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन रहता है वो उसकी डोमेन में सारी आ सकती है। ये एक रिलेशन है। अब यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये 0 इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ कि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1/0 अनडिफाइन चला जाएगा। मतलब ये है कि फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। इधर x की जगह पे 0 अगर आएगा तो फंक्शन अनडिफाइन चला जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/0, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब अनडिफाइंड के ऊपर भी
क्या होगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड है 0 के ऊपर, तो ये 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन, अब फिर कैसे हम लिखेंगे, डोमेन इक्वल आ जाएगी मेरे पास, यानी ये 0 के ऊपर क्या है, अनडिफाइंड है। अब 0 के अलावा यहाँ पर आप कोई वैल्यू भी रख कर चेक करें x की जगह पर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट से पहले कोई वैल्यू भी आप रख कर चेक करें तो फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो सिर्फ 0 पे अनडिफाइन है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर शामिल हैं। तो हम लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर में से हम लोग 0 को माइनस कर देंगे। ऑल रियल नंबर में से मैंने माइनस करवा दिया 0 को, यानी 0 इसके सेट में, ये 0 जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है इसकी डोमेन में। ये मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है स्टूडेंट आपने कि यहाँ पर आप सिर्फ 0 नहीं लिख सकते। अब क्यों, रियल नंबर का एक सेट है, हमेशा सेट में से सेट माइनस हो सकता है, तो इसलिए 0 को सेट की नोटेशन में लिखना है। तो ये अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x + 5। मुझे कहा जाता है, या पेपर में आ जाता है एज MCQs कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन मैंने आपको क्या बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो होती है डोमेन। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ना ज़रा, f ऑफ x, यहाँ पर देखें x की जगह पे अगर आप -5 पुट कर दें तो ज़रा फिर आप देखें तो -5 +5 को कैंसिल करने के बाद फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 1/0, तो वो फंक्शन फिर अनडिफाइन चला जाएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर x की जगह -5 नहीं आना चाहिए। -5 के अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे इस x की जगह पर -5 के अलावा तो फंक्शन डिफाइन रहेगा, लेकिन -5 के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है तो भाई इसकी ये डोमेन में शामिल नहीं है ना ये वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन, मैं सिर्फ डोमेन को अब D से लिख रहा हूँ, डोमेन आ जाएगा, यानी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में शामिल हैं एक्सेप्ट फ्रॉम -5, यानी -5 इसमें शामिल नहीं हैं, बाकी सारे रियल नंबर इस सेट की डोमेन में शामिल हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/4x + 6, कि ये कोई f ऑफ x फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर ये f स्मॉल रखना होता है फंक्शन के केस में, याद रखना है ये। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/4x + 6 मुझे कहा जाता है, या मैं आपको कहता हूँ कि इसकी डोमेन फाइंड करके दें। अब देखें, अब आपके लिए ये चीज़ मुश्किल होगी ना कि अब आपको ये नहीं पता कि आप x की जगह यहाँ पर क्या रखें कि ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखें इसको। अब आपको नहीं पता कि x की जगह पर क्या रखें, कौन सी वैल्यू आए जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड चला जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, मैंने अभी क्या बताया है कि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो वो एक नहीं आना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 आपको नहीं चाहिए किसी केस में, उसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये शुड नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर कि देखिए ना, 1 के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मतलब मैंने ये लिखा कि 4x + 6 = 0 के नहीं होना चाहिए। अभी देखें ज़रा, तो इसका मतलब ये है कि 4x इक्वल नहीं होना चाहिए -6 के, ये +6 था, उस दूसरी तरफ ले जाके मैंने -6 कर दिया। ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 4x -6 के इधर रखेंगे भाई तो वो 0 आ जाएगा, सिंपल है। ये स्टेप इसको फिर सेटिस्फाई करता है कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर x सेपरेट कर लें, यानी अब x डज नॉट इक्वल टू -6/4। ये एक ट्रिक होती है, इसको एक ट्रिकी मेथड भी आप समझ लें कि डोमेन फाइंड करने के लिए ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आ जाए, डोमेन फाइंड करनी हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो यू पुट कर दिया करें कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, फिर x को सॉल्व करके x को क्या करें, सेपरेट कर लिया करें। जब मैंने देखे ना x को सेपरेट किया तो -6/4 आ गया, x डज नॉट इक्वल टू -6/4, मतलब ये है कि आप इधर x कभी भी -6/4 पुट नहीं कर सकते। अच्छा, रिजल्ट के तौर पर अगर आप कर देते हैं तो फिर देखिएगा ज़रा क्या होता है। 4x की जगह पे हम पुट करते हैं ना ज़रा -6/4,
प्लस का 6 होगा। अब देखें ये 4 को कैंसिल करेगा, 1/-6 + 6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/0 आ जाएगा, 1/0 पे फिर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इससे यही साबित होता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि x डज नॉट इक्वल टू -6/4, मतलब -6/4 के अलावा सारे नंबर इसकी डोमेन में शामिल हैं। तो इसकी डोमेन में क्या चीज़ शामिल नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन। अब कैसे मैं लिखूंगा, डोमेन इक्वल आ जाएगी ऑल रियल नंबर -6/4, यानी -6/4 के अलावा सारे नंबर इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है, सिर्फ ये -6/4 शामिल नहीं है, क्योंकि -6/4 रखने से मेरा फंक्शन अभी प्रूफ किया है कि अनडिफाइंड चला जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको फंक्शन की डोमेन निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डोमेन को लिखने का एक तो ये तरीका होता है, एक और मेथड भी होता है डोमेन और रेंज को लिखने का। इस वीडियो में हम टोटली फंक्शंस, मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जांपल, फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन की रेंज और उसको कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे थे डोमेन के ऊपर। इसको लिखने का एक तो ये तरीका होता है, एक डोमेन को इंटरवल की फॉर्म में भी लिखा जाता है। और इंटरवल, अब आप लोग कहेंगे ये कोई नई चीज़ आ गई है सर, ये इंटरवल क्या होते हैं? ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, एक तीसरा भी होता है क्लोपन भी कहते हैं, या सेमी क्लोज या सेमी ओपन उसको कहा जाता है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के ऊपर मैं लेके रहूँगा, वो भी आपने लाजमी देखनी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको हज़म कर लेना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, ये आज के लिए काफ़ी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप नीचे बता सकते हैं मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।